लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट क्लास में हमने एरेनेस इक्वेशन देखा था ना, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर या रेट कांस्टेंट है ना। तो इक्वेशन क्या था, k इज इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस e a अपॉन आर टी, जहां पे k हमारा रेट कांस्टेंट है ना, a वाज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर, कितने बार कोलिजन हो रहा है, इफेक्टिव कोलिजन है ना, और ये था हमारा एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो क्या बता रहा था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू ईए, थ्रेशोल्ड ईए एक्टिवेशन एनर्जी। यहां जो एनर्जी लिखा है वो मैंने कहा था ना आपको, ठीक है। इसी को हमने सॉल्व किया था, लॉग का एक रिलेशनशिप निकाले थे, दैट वाज लॉग ऑफ k इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a माइनस ईए अपॉन 2.303 आरटी, और इसका ग्राफ भी बनाया था ना, जहां पे दिस वाज द इंटरसेप्ट and this was the slope, the graph between log k and 1 by t, not t, 1 by t है ना। तो ये मेरा y था, 1 by t was x, m and c, ठीक है। और क्योंकि स्लोप नेगेटिव आ रहा है, दैट इज वाई द फॉलिंग कर्व, फॉलिंग ग्राफ, ठीक है। एक और इक्वेशन निकाले थे, दैट वाज log ऑफ k2 by k1, दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग रेट कांस्टेंट्स थे, तो log k2 by k1 is equals to EA अपॉन 2.303 R, और T वाला पार्ट ब्रैकेट के अंदर था, दैट वाज T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ए कैंसिल हो गया था ना। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके आपको दो सॉल्व एग्जांपल मैंने देखने बोला था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और हमारा जो फैक्टर बच गया वो है कैटलिस्ट। अच्छा वो ग्राफ याद है ऐसा वाला, थ्रेशोल्ड वाला ही, कि हमारे रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ पहले से पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट, but the reactant have to cross the threshold barrier, energy barrier. For that, the reactant needs some extra energy, and that extra energy is activation energy, ठीक है। तो उसी को ही ग्राफ को अपन मॉडिफाई करेंगे जब हम कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेड डालेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट on the rate of reaction, effect of catalyst on the reaction। ये हमें आज से नहीं, हमें क्लास 10 से पता ना कि कैटलिस्ट डालने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, राइट। ओके, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, हाइफन डाल के लिखेंगे अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which increases the speed of a reaction. A catalyst is a substance which increases the speed of a reaction, speed of a reaction, speed of a reaction without itself undergoing any chemical change. A catalyst is a substance which increases the speed of a reaction without itself undergoing any chemical change। कहने का मतलब विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट, है ना, without itself undergoing any chemical change। तो सब नेक्स्ट टाइम में लिखना, द एक्शन ऑफ अ कैटलिस्ट, द एक्शन ऑफ अ कैटलिस्ट, हेलो, हाँ, द एक्शन ऑफ अ कैटलिस्ट can be explained on, the action of a catalyst can be explained on, the
The action of a catalyst can be explained on the basis of intermediate. The action of a catalyst can be explained on the basis of intermediate complex formation theory. Intermediate complex formation theory. Complex formation theory. Full stop. According to this theory, it is believed that it is believed that according to this theory, it is believed that the reactants first combine the reactants first combine with the catalyst to form a intermediate complex. According to this theory, it is believed that the reactants first combine with the catalyst to form an intermediate complex which is which is short lived which is short lived but remains for a very short time, है ना? Short lived and decomposes to form and decomposes to form and decomposes to form the products. Decomposes to form the products and regenerating the catalyst. And regenerating the catalyst. And regenerating the catalyst. इसको रिएक्शन के फॉर्म में ऐसे समझते हैं कि ए और बी मेरे दो रिएक्टेंट है एंड सी इज द कैटलिस्ट. ठीक है, तो बीच में जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन रहा है दैट इज बिटवीन ए बी एंड सी. अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना है ना, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है जो कि शॉर्ट लिव्ड है एंड फाइनली इट डिकम्पोजेस टू गिव द प्रोडक्ट एंड द कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड. ऐसा होता है कैटलिस्ट फिर से फ्री हो जाए अगले ए और बी के लिए. ये अपन बीच में डिस्कस भी किया था ना एक दिन, कैटलिस्ट कैसे वर्क करते हैं कि उनका एफिनिटी रिएक्टेंट की तरफ ज्यादा होता है पर प्रोडक्ट की तरफ एफिनिटी नहीं होता. एफिनिटी मतलब लाइकिंग, लविंग. न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलते थे, फिलिक, तो दैट वाज लविंग, लाइकिंग, राइट. तो वैसे यहाँ पे भी इनका एफिनिटी रिएक्टेंट्स की तरफ होता है कैटलिस्ट का, बट जो प्रोडक्ट बन गया है उसके तरफ इनका एफिनिटी नहीं है. ऐसे तो बन के साथ को छोड़ दिए प्रोडक्ट. ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज बिलीव्ड. बिलीव्ड ही बोल सकते हैं क्योंकि अंदर घुस के तो देख नहीं सकते ना कि अंदर क्या हो रहा है, बट कैटलिस्ट वापस वैसा का वैसे ही बच रहा है. इसका मतलब तो यही है कि वो सिर्फ हेल्प कर रहा है रिएक्शन होने में और खुद रिएक्ट होकर के प्रोडक्ट बनना. अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो कैटलिस्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा होता या हमें प्रोडक्ट में भी कैटलिस्ट का थोड़ा बहुत पार्ट दिख रहा होता, बट ऐसा था नहीं. तो दैट वाज बिलीव दैट कि रिएक्शन कुछ ऐसा हो रहा होगा. ठीक है, तो ये लिख लो जो भी आपने लिखा है सेंटेंस, उसके लिए ये रिएक्शन है. इसको ग्राफिकली भी समझते हैं ना.
ओके, ये लिखिए रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट टाइम में लिखिएगा द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स formed, the intermediate complex formed has much lower potential energy. The intermediate complex, ये जो आपने बीच में बनाया ना ए बी और सी जिसमें तीनों है, बट वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, बीच में बना, इसलिए इंटरमीडिएट नाम है ना उसका। वो बीच में बना, कुछ देर के लिए रहा, फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड हैज मच लोअर पोटेंशियल एनर्जी, हैज मच लोअर potential energy then the intermediate complex formed, then the intermediate complex formed between the reactants, between the reactants, between the reactants in the absence of the catalyst, in the absence of the catalyst। याद करिएगा, इस टाइप का रिएक्शन हमने कल भी लिखा था, याद है क्या? ऐसा कुछ लिखे थे शायद, ए प्लस बी गिव्स, अभी सी नहीं है कि हाँ कैटलिस्ट नहीं ले रहे ना, ए और ए की बॉन्ड टूटती थी और नई बॉन्ड भी बन रही है और पुरानी बॉन्ड उसी वक्त में टूट भी रही थी, याद है क्या? पैरेलल हो रहा, हाँ ठीक, वो तो अरे ऐसे ही बन गया है, ऐसे सामने का तो रेक्टेंगल बन जाता और पास का स्क्वायर ही बन जाता। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनाए थे ना, ये भी तो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स था, वहां लिखे थे ना अपन, ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है ना, या तो ट्रांजिशन स्टेट होगा। तो मैंने आपको याद दिलाया था SN1 SN2 में एक में इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है, एक में आपको ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। तो यहाँ भी वही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एग्जैक्टली एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसके पास एनर्जी है ना, वो ऊपर वाला टॉप वाला ऐसा। ठीक है, उसके बाद वो अपनी एनर्जी लूज करके प्रोडक्ट बनाता फाइनली। तो ये जो बन रहा है ना, ये जो अपना ग्राफ बना था ना, उसका ये टॉप वाला पॉइंट है, ये वाला, दिस वन लिखे भी थे अपन वहां पे, बैरियर है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। तो ये भी तो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स ही है, ये भी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है, दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि ये इंटरमीडिएट बना है विदाउट द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, और ऊपर वाला जो इंटरमीडिएट बना है वो विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट वाले का जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो कम होता है, लाइक दिस। यानी कि आप ये समझो कि आपके कैटलिस्ट ने रिएक्शन फास्ट कैसे किया, क्योंकि उसने एक अल्टरनेट पाथ लिया प्रोडक्ट तक पहुंचने का, जिसमें उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। दिख रहा है आपको? आपको पहले थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के लिए इतनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ रही थी, बट अब क्योंकि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसकी एनर्जी कम होती है, तो यहां तक पहुंचने के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर आपको एनर्जी कम चाहिए तो रिएक्शन थोड़ा जल्दी हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। तो ये एक्चुअली आपका कैटलिस्ट ये इफेक्ट लाता है ना, बाय फॉर्मिंग अ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स ऑफ लोअर पोटेंशियल एनर्जी देन द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स विदाउट कैटलिस्ट। समझ रहे क्या? तो कल वाला इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स ये था और ये आज वाला है, और दोनों में एनर्जी का डिफरेंस है। किसकी एनर्जी कम है? आज वाले की, कैटलिस्ट के साथ वाले की। ठीक है, तो ये अभी आपने लाइन लिखी है, पढ़ो एक बार इस लाइन को वापस से, कि द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड हैज मच लोअर potential energy than the intermediate complex formed between the reactants in the absence of catalyst, जो हमने कल बनाया था। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट लाइन में, thus the presence of catalyst,
does the presence of catalyst does the presence of catalyst does the presence of catalyst lowers the potential energy barrier lowers the potential energy barrier and the reaction follows a new alternate pathway new alternate pathway which requires क्या क्या लिखना चाहिए अगला लाइन अगला वर्ड which requires less activation energy ये कम लगेगा ना यही तो था ना एक्टिवेशन एनर्जी मैं बताया था वो डायग्राम इंपॉर्टेंट है ना which requires less activation energy which requires less activation energy full stop lower the activation energy lower the activation energy lower the activation energy faster is the reaction lower the activation energy faster is the reaction because more reactant molecules because more reactant molecules more reactant molecules can cross the energy barrier can cross the energy barrier can cross the energy barrier and change into products and change into products ये डायग्राम फिर से बनाएंगे बट इस बार दो कर बनाना एक विथ कैटलिस्ट और एक विदाउट कैटलिस्ट
Done. तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट अगर आता है क्वेश्चन तो थ्योरी ही आएगा, उसमें ये ग्राफ जरूरी है ना? ये ग्राफ से पूरा आपका आंसर समझ में आ जाएगा क्या लिखना चाह रहे हो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नहीं डालेगा। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका थोड़ा सा हमने पार्ट एक्टिवेशन एनर्जी वाला पढ़ लिया है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे। कोलिजन थ्योरी में तो कोलाइड ही करेंगे, है ना? कोलाइड करके उनकी एनर्जी कम से कम वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए, देन ओनली वो इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा। बट नॉट जस्ट दैट, है ना? मैंने कल ओरिएंटेशन की बात भी की थी, आपको याद है? वी टॉक्ड अबाउट ओरिएंटेशन की, कैसे टकरा रहे हैं, किस तरह, किस डायरेक्शन से टकरा रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनर्जी क्रॉस कर रहे हैं, बट बोथ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। नॉट जस्ट एनर्जी की क्रॉस कर दी कि रिएक्शन हो जाएगा, बट दे हैव टू कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर डायरेक्शन टू हैव अ इफेक्टिव कोलिजन। और उसका एग्जांपल हमने SN1 वाले का देखा भी था, SN2 वाले का, सॉरी, कि बैक अटैक होगा तो ही रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाइमोलिकुलर, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, भले वो कितनी भी एनर्जी से आके क्यों ना टकराए, पर ओरिएंटेशन ही गलत है तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो बोथ फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें अपन एनर्जी फैक्टर देख चुके हैं, इस टॉपिक में हम ओरिएंटेशन फैक्टर को भी उसके साथ मिला देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें लिखेगा नीचे हाइफन डाल के, एरिनियस इक्वेशन। एरिनियस इक्वेशन, एरिनियस इक्वेशन क्या था? k इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहां से और सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन और एनर्जी की बात हो रही है ना? यहाँ पे कहीं पे भी ओरिएंटेशन की बात नहीं हो रही है, राइट? ओके, तो एरिनियस इक्वेशन एक्सप्लेन्स द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इक्वेशन नहीं लिखना है, बस मैं पूछ रहा था। Arrhenius equation explains the
effect of temperature on the rate constant. On the rate constant. Arrhenius equation explains the effect of temperature on the rate constant. Full stop. It takes into account. It takes into account. It takes into account the frequency factor. It takes into account the frequency factor A, कैपिटल A नाम दिए थे ना उसको अपन, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्या नाम दिए थे उसको, क्योंकि वो एक्सपोनेंट के पहले लगा हुआ था, तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A, उसी को फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोले थे. तो इट टेक्स इनटू अकाउंट द फ्रीक्वेंसी फैक्टर A and the activation energy and the activation energy and the हाँ नहीं, वो तो मैं ऐसे का नाम लिख दियो तो ब्रैकेट में डाल दो उसको, ठीक है. हाँ, क्या लिखे, इट टेक्स इनटू अकाउंट द फ्रीक्वेंसी फैक्टर दैट इज A and the activation energy EA, activation energy EA of the reaction, of the reaction. ठीक है, ये दो फैक्टर के बारे में ही एरिनियस बात कर रहे थे, ठीक है. बट कोलिजन थ्योरी में अब अपन एक आध फैक्टर और ऐड करने वाले, नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेगा. अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, according to collision theory, according to collision theory, it is assumed that, according to collision theory, it is assumed that the reactant molecules are, according to collision theory, it is assumed that the reactant molecules are hard spheres. Reactant molecules are hard spheres, and reaction between them occurs, and reaction between them occurs, and reaction between them occurs only when they collide, only when they collide with each other, only when they collide with each other. So stop, let's next line make definition लिखना. The number of collisions, the number of collisions, the number of collisions that take place, that take place per second, per unit volume, per second, per unit volume, is called collision frequency, is called collision frequency. Collision frequency. Full stop. At ordinary temperature and pressure, at ordinary temperature and pressure, at ordinary temperature and pressure, the value of collision frequency, the value of collision frequency is very high, is very high, is very high. ब्रैकेट में लिखेगा 10 to the power 25 to 10 to the power 28. Just imagine इतने सारे collisions हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड में. मतलब अगर आप 1 लीटर की बात कर रहे हो, 1 लीटर रिएक्टेंट्स है ना, और 1 सेकेंड में वो आपस में इतने बार कोलाइड करते हैं. बट अगर सारे कोलिजन्स इफेक्टिव होते तो रिएक्शन तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो जाता, बट ऐसा है नहीं. सारे कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं है, या तो उनकी एनर्जी क्रॉस नहीं कर पा रही होगी, या तो ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगा. ठीक है,
बट इतने कोलिजन होते हैं, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, बट नॉट ऑल कोलिजन आर इफेक्टिव, ठीक है। आर सो हाई, ब्रैकेट में ये लिखना, दैट इफ ऑल द कोलिजन्स वर इफेक्टिव, that if all the collisions were effective, the reaction should be completed, the reaction should be completed, the reaction should be completed in the fraction of a second. The reaction should be completed in the fraction of a second. Stop. But this is not so. But this is not so. सारे collisions effective नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एक पैराग्राफ बनाना कि कोलिजन इफेक्टिव होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव, फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव, फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव, the colliding molecules must have energy, the colliding molecules must have energy more than threshold energy, ये तो हमें पता है। The colliding molecules must have energy more than threshold energy, more than threshold energy, ठीक है। नेक्स्ट टाइम, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन A plus B give products, for a elementary reaction A plus B give products, A plus B give products. Next time, if ZAB, if Z और सबस्क्रिप्ट में AB लिखेगा, कैपिटल Z AB is the collision frequency, if ZAB is the collision frequency and F, small f लेंगे, and F is the fraction of molecules, F is the fraction of molecules whose collisions are effective. इसका इसका वैल्यू हमें पता है ना, e to the power minus EA upon RT. F is the fraction of molecules whose collisions are effective. Then next time में rate of reaction is equals to ZAB into F. ये दोनों होना जरूरी है ना, इसलिए मैंने बीच में इंटू लगाया है, यानी कि ये दोनों नेसेसरी कंडीशंस हैं। कोलिजन्स कितने हो रहे हैं वो ZAB बता रहा है, उनमें से कितने इफेक्टिव है वो F बता रहा है, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई किए, ऐड नहीं किए। समझ रहे हैं क्या? देखिए और वाला केस नहीं है यहाँ पे, हमें दोनों चाहिए तो एंड लगा रहे हैं अपन, मैंने की मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लाइन में ये एक इक्वेशन हुआ भी, पर ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं है, इसी इक्वेशन में अपन और चीजें ऐड करने वाले हैं, ओरिएंटेशन फैक्टर भी आने वाला है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वर्ड मैंने पिछले क्लास से पूछा था कि आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो वहीं से आया था ना वो फैक्टर e टू द पावर माइनस E अपॉन RT। हाँ, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, the fraction of molecule having energy, the fraction of molecules having energy more than a particular value, fraction of molecules having energy more than a particular value, E, capital E, बाद में हम E ले लेंगे क्योंकि केमिस्ट्री में तो E है, E at temperature T, capital T, at temperature T
is given by is given by is given by Boltzmann factor, is given by Boltzmann factor, Boltzmann, Boltzmann factor, F is equals to e to the power minus e upon RT. यही से आया जो अपन एरिनेस में भी यूज किए हैं, ठीक है। तो हम आगे जाके F को इससे रिप्लेस कर देंगे। F का जो अपन ने नाम लिखा है वो तो यही है ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू E। और ये चीज हम पिछली क्लास में भी डिस्कस किया कि इसका मतलब क्या होता है, ये टर्म का मतलब क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको रिप्लेस कर दो वहां पर। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, रेट इज इक्वल्स टू, या आप रेट की जगह के भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट ही है। रेट या के इज इक्वल्स टू जेड ए बी ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब ई की जगह ई ए लिख देना क्योंकि हम केमिस्ट्री में तो एक्टिवेशन एनर्जी चाह रहे हैं ना कि मॉलिक्यूल के एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा। तो k इज इक्वल्स टू जेड ए बी ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। तो ये हमारा एनर्जी फैक्टर वाला हो चुका है जो अपन पहले भी कर चुके हैं। एक्चुअली यही इक्वेशन अपन ने एरिनेस में देखा है, जेड ए बी की जगह अपन ने ए लिखा था और ये तो था ही। एम आई क्लियर? तो ये जो टॉपिक अभी तक अपन ने पढ़ा कोलिजन थ्योरी का, ये रिपीट ही है काइंड ऑफ, ठीक है। अब इसके बाद वो नया आएगा ओरिएंटेशन फैक्टर, जो मैंने उस दिन डिस्कस कर लिया था पर लिखे नहीं थे अपन, उसको अपन ओरिएंटेशन फैक्टर को लिख लेते हैं और फिर इसी इक्वेशन में ओरिएंटेशन फैक्टर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि वो भी जरूरी है। मल्टीप्लीकेशन तभी करते हैं अपन जब दोनों चीजें चाहिए होती है। मुझे कोलिजन्स भी चाहिए बट वो इफेक्टिव भी होने चाहिए और उनका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। तो थर्ड फैक्टर भी और मल्टीप्लाई होने वाला है इसमें, समझ रहे हैं? क्योंकि अगर एक भी फैक्टर जीरो हुआ तो ओवरऑल चीजें जीरो हो जाएंगी, तभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप ऐड कर दे तो फिर ये हो जाता ना कि चलो ओरिएंटेशन नहीं तो कम से कम एनर्जी सही। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर मैं प्लस करके ओरिएंटेशन फैक्टर लेट से पी मैं लिया ओरिएंटेशन फैक्टर और ओरिएंटेशन प्रॉपर है ही नहीं, कोई भी मॉलिक्यूल प्रॉपरली डायरेक्शन से जाकर के रिएक्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो ओरिएंटेशन फैक्टर जीरो हो जाएगा। पर अगर आपने प्लस किया तो कम से कम रिएक्शन होगा। तो ऐसा नहीं है केस। केस ऐसा है कि ओरिएंटेशन भी सही है, सही होनी चाहिए और एनर्जी भी क्रॉस होनी चाहिए, तभी रिएक्शन होगा। तभी अपन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, ताकि एक भी फैक्टर अगर मिसिंग है तो रिएक्शन नहीं होगा। रेट कांस्टेंट जीरो, रेट रिएक्शन जीरो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ को ओरिएंटेशन का बनाएंगे। हाँ लिखेंगे द सेकेंड फैक्टर the second factor for a collision to be effective, the second factor for a collision to be effective is proper orientation, is proper orientation, is proper orientation। इसको एग्जांपल लेके समझते हैं हमारा SN2 वाले को ही। फॉर एग्जांपल the reaction between, for example the reaction between, for example the reaction between bromomethane, for example the reaction between bromomethane and an alkali, and an alkali, वो OH कहां से आता है? H2O या फिर बेस से? एल्कली सही है ना, NaOH, वो OH नेगेटिव कहां से आएगा? NaOH से तो आता है ना। तो रिएक्शन बिटवीन ब्रोमोमीथेन एंड एन एल्कली may or may not lead to the formation of, may or may not lead to the formation of, may or may not lead to the formation of, क्या लिखो? प्रोडक्ट। लाइन पढ़ के देखो क्या आना चाहिए इसके बाद। प्रोडक्ट क्या बनने वाला है रिएक्शन के बाद? मिथेनॉल। अरे Br हटेगा OH लगेगा ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो CH3Br में से ब्रोमोमीथेन यही होता है, CH3Br। Br हटने वाला है, OH लगने वाला है, तो क्या मिथेनॉल नहीं बनेगा? ठीक है, तो क्या लिखे? may or may not lead
to the formation of methanol, may or may not lead to the formation of methanol, depending upon whether depending upon whether वेदर मतलब मौसम वाला वेदर तो नहीं लिखा ना, डिपेंडिंग अपॉन वेदर, डब्ल्यू एच वाला ना कि ई वाला, हाँ डब्ल्यू एच, वेदर दे हैव अ प्रॉपर ओरिएंटेशन, whether they have a proper orientation, whether they have a proper orientation or not, whether they have a proper orientation or not. ठीक है, ये डायग्राम बना लो, इसमें एक दिखाएंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन और नीचे दिखा रहे हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो एक में देखेंगे प्रोडक्ट बन रहा है, एक में देखेंगे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। वो बाकी का आप लोग छोड़ दिया हो ना मैकेनिज्म, एक लाइन में लिखते थे याद है, ट्रांजिशन स्टेट और फिर फाइनल प्रोडक्ट। ये तो होगा ना, बैक अटैक कर रहा है, ये तो प्रॉपर ओरिएंटेशन है। नीचे वाला इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है कि यहीं से बीआर निकल रहा होगा, है ना, और यहीं से OH नेगेटिव अटैक भी कर रहा है, तो रिपल्शन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन तो पढ़ा चुका हूं मैं, इसलिए उसको छोड़ दिया हूं, वो आप लोग कंप्लीट करोगे। और ये वाला लिख रहा हूं मैं, टकराना मतलब कैसे टकरा रहे, डायरेक्शन, है ना, मतलब अपन साइड से टकरा रहे हैं तो वो उतना प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा, फेस टू फेस टकराएंगे तो ज्यादा अच्छे से ओरिएंट होगा। कहने का मतलब देखो, BrCH3 में Br जो है ना वो राइट साइड से हटने वाला है, ठीक है, और जब हटेगा तो Br नेगेटिव बन के हटेगा। अब अगर OH इधर से आके टकराया इससे, तो Br निकलते निकलते ना OH जो आ रहा है ना उसको रिपेल करते हुए निकलेगा बाहर, तो OH जाकर अटैच हो ही नहीं पाएगा। ये हो गया इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। पर वही अगर OH पीछे से आ रहा होता तो Br का निकलने का वेट करता, वेट क्या करता, वो साइड में पैरेलल दोनों चीज होती रहती ना, Br वहां से निकलता रहता, ये पीछे से अटैच हो जाता, तो ये सही डायरेक्शन से जाकर वो टकराया है ना। टकराने का डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, टकराना बस इंपॉर्टेंट नहीं है, और टकराने के बाद एनर्जी भी थ्रेशोल्ड क्रॉस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, टकराना सही डायरेक्शन से है, कोलिजन सही डायरेक्शन से होना चाहिए, ओरिएंटेशन सही होनी चाहिए। ठीक है, हाँ ओके, इसमें कंटिन्यू करके आगे, एक सेकेंड इसी में लिख देते हैं। ये रिपेल हो गया, समझ रहे हैं क्या, वापस पीछे चला गया। तो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन से आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। और प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला लिखे क्या, क्या होने वाला है यहाँ पर, ट्रांजिशन स्टेट याद है क्या कैसे बनती थी, ये H यहां चले जाएगा, इधर चले जाएगा, ये इधर चलेगा, ये तीनों, Br यहां से निकलेगा तो ये भी डॉटेड लाइन रहेगी, और यहाँ पे OH लग रहा है तो ये भी डॉटेड लाइन रहेगी। कोई भी इन दोनों बॉन्ड को सॉलिड लाइन से नहीं बनाएंगे, है ना, वरना ऐसा करेंगे तो 5 बॉन्ड हो जाएगी कार्बन की। और फिर इसके बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, याद है, इन्वर्ट होगा ना यहाँ पे, तो Br जो राइट साइड में था उसको अब कहां लगा देंगे अपन, लेफ्ट साइड में। पर क्या ये मॉलिक्यूल, क्वेश्चन है मेरा, क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, रीजन, आगे पार्ट पीछे सा पार्ट हो रहा है भाई, करेगा। अच्छा, और बाकी लोग क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोजेबल है इसलिए करेगा। तू सोच ले अच्छे, दोनों दोनों चीज बोल चुका है, नहीं करेगा। कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है इसके पास, ऐसा कार्बन होना चाहिए जो 4 अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा हो। यहाँ तो 3 एटम एक जैसे ही हो गए कार्बन में, और चौथा ब्रोमीन है,
तो ये नहीं करेगा, भले ये लाइट मतलब ये इसका इन्वर्ट हो गया भले कॉन्फ़िगरेशन, बट ऐसा नहीं है कि ये राइट रोटेट करेगा लाइट को और ये लेफ्ट करेगा, दोनों नहीं करेंगे रोटेट, दोनों ही ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। उसके लिए वो एसिमेट्रिक कार्बन होना जरूरी है, किराल, किरालिटी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये तो ये सुपर इम्पोज हो जाएंगे, इसको घुमा करके आप उसके ऊपर रखो, दोनों एक दूसरे को कवर अप कर देंगे। ठीक है, चलिए हो गया ये दोनों। तो ऊपर वाला प्रॉपर ओरिएंटेशन है तभी रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब समझ में आ रहा है डायग्राम से विशेष? तो जो मे और मे नॉट लिखे ना अपन ऊपर कि मे और मे नॉट रिजल्ट इनटू अ रिएक्शन या प्रोडक्ट, तो ये मे वाला कंडीशन है, ये मे नॉट वाला कंडीशन है। ठीक हो गया ये? हाँ। नहीं, कोलिजन वहां पे भी हो रहा है पर वो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन से है, तो वो वाला कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। समझ रहे हैं मतलब? हाँ, यही बोल सकते हैं कि कोलिजन हो ही नहीं पाएगा क्योंकि वो पहले ही रिपेल हो गए, बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, डन। हाँ, नीचे लिखेंगे इसका, टू अकाउंट फॉर द, नेक्स्ट लाइन में, टू अकाउंट फॉर द, एक फैक्टर और मल्टीप्लाई करना है अपने को इक्वेशन में, अपने ये वाले इक्वेशन में, टू अकाउंट फॉर द ओरिएंटेशन फैक्टर, टू अकाउंट फॉर द ओरिएंटेशन फैक्टर, टू अकाउंट फॉर द ओरिएंटेशन फैक्टर for the collision to be effective, to account for the orientation factor, for the collision to be effective, another factor, P, capital P, another factor, capital P, called orientation factor, called orientation factor, or steric factor, ये तो सुने ना वर्ड, हाँ सुने, स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़, है ना? ऑब्वियसली भीड़ भाड़ ज्यादा होगी तो उसको भी तो तकलीफ होगी ना पीछे से अटैक करने में, तो फिर वो कहां से करेगा? सामने से अटैक करेगा, एंड दैट विल लीड टू इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। समझ में आ रहा है क्या? यही होता है आपके उसमें, सुन रहे हैं क्या? एसएन टू 3 डिग्री वाले क्यों नहीं दे पा रहे थे? स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हो पा रही थी। समझ रहे हैं क्या? ओके तो स्टेरिक फैक्टर और और अब देखो, जब हम किसी चीज का एग्जैक्ट प्रेडिक्शन या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाते तो हम क्या करते हैं? एग्जैक्टली एस्टिमेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं, उसको मैथ्स लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। क्या बोला तू? तो कुछ और बोला था, प्रोबेबिलिटी बोला था। असम्पशन तो अलग हो जाएगा, असम्पशन मतलब आपने ये मान लिया है, प्रोबेबिलिटी मतलब कि चलो हम ये मान लेते हैं कि इतने कोलिजन शायद प्रॉपर ओरिएंटेशन से हो रहे होंगे, प्रोबेबिलिटी है ये, हम एग्जैक्ट चीज नहीं बता सकते। यही तो हमने केमिस्ट्री में ऑर्बिटल के लिए भी किया था ना, कि जब इलेक्ट्रॉन प्रॉपर ऑर्बिट में नहीं मिल पाता है, इसका मतलब वो इस पर्टिकुलर एरिया में कहीं होगा, और उस पर्टिकुलर एरिया को हमने क्या नाम दे दिया था? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का कंसेप्ट भी तो प्रोबेबिलिटी से ही आया था, याद आ रहा है? थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ते थे हम कि हेजनबर्ग ने कहा था कि आप एक समय पर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो अगर ऐसा है तो आप उसकी परफेक्ट ट्रेजेक्टरी कैसे बना सकते हो? कार की बना सकते हैं, कार एक मैक्रोस्कोपिक बॉडी है, उसकी हर पोजीशन पर आप हर टाइम पर आप उसकी पोजीशन और वेलोसिटी निकाल सकते हो, तो आप ट्रैक बना दी कि हाँ कार यहां से यहां गई। बट इलेक्ट्रॉन को तो अगर आप एक पोजीशन पर दोनों चीजें कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो उसका एक पर्टिकुलर पाथ, एक डेफिनेट पाथ आप बना नहीं सकते। तो जो बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ ऑर्बिट, वो गलत है ना? एक पर्टिकुलर पाथ आप कैसे बना दी कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, तो इसलिए फिर कंसेप्ट आया था इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी और फिर ऑर्बिटल, कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पाथ में नहीं है, एक पर्टिकुलर स्पेस में है जहां पे उनके होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ये डेफिनेशन याद आ रहा है? ऑर्बिटल इज द प्लेस या रीजन ऑफ स्पेस वेयर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वही हमारा ऑर्बिटल का डेफिनेशन था। यहां भी हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलेंगे इसको, क्योंकि हम अंदर जाके तो देख नहीं पाएंगे कि कौन कितना ओरिएंटेशन हो रहा है प्रॉपर,
तो उसके लिए अपन प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। तो और प्रोबेबिलिटी फैक्टर, तीन नाम दिए इसको अपन, है ना, ओरिएंटेशन फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर, तीनों नाम। इसलिए पीवी आया ना बीच में, सिंबल क्या दे रहे हैं उसको अपन, पी। तीन नाम हो गए, ओरिएंटेशन फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा, k इज इक्वल्स टू पी जेड ए बी ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी ये है हमारा रेट कांस्टेंट, जिसमें अब दोनों फैक्टर्स आ चुके हैं, एनर्जी फैक्टर भी आ गया है और ओरिएंटेशन फैक्टर भी आ गया है ना। एरिनियस इक्वेशन में सिर्फ एनर्जी फैक्टर था, बट कोलिजन थ्योरी में हमने ओरिएंटेशन और एनर्जी फैक्टर दोनों मिला करके फाइनल इक्वेशन निकाला है। ठीक है, डन। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक था। एक नोट करके एक पॉइंट लिखना, एक एक टॉपिक ना टेम्परेचर वाले का एक ग्राफ छूट गया है, उसको अपन एक नोट में लिखते हैं, नोट करके लिखिएगा, नोट। हाँ, इसमें लिखेंगे टेम्परेचर हैज अ टेम्परेचर हैज अ टेम्परेचर हैज अ marked effect on the rate of reaction. Temperature has a marked effect on the rate of reaction, on the rate of reaction, full stop. For most of the reactions, for most of the reactions, for most of the reactions, the rate of reaction becomes, the rate of reaction becomes, the rate of reaction becomes nearly double, nearly double, or even more, nearly double or even more for 10-degree rise of temperature, for 10-degree rise of temperature, for 10-degree rise of temperature। इस लाइन का मीनिंग समझे क्या, कि अगर कुछ रिएक्शंस में, मतलब मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में, अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाते हो किसी भी रिएक्शन में, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल या उससे ज्यादा भी हो जाता है। ठीक है, ओके, एक ग्राफ भी बनाना इसमें। क्या हो, बना लिए ग्राफ। देखना इसके रिएक्शन, इसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में क्या है। वाई एक्सिस में हमने लिखा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और एक्स एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखो इस ग्राफ का मीनिंग क्या है, कि इस पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी में इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं उस वक्त, समझ रहे हैं। मतलब आप ये समझे कि अपन ने सारे
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बना दिया है। तो 4 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी है, 10 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी है। तो इसमें सबसे प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कौन सी दिख रही है आपको, जिसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, बीच वाली, सबसे जो पीक आपको दिख रहा है। ये मीनिंग समझ में आ रहा है क्या लिखा है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, कहने का मतलब सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी या सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ये है। बाकी सब में तो मॉलिक्यूल कम ही है ना, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स यही दिख रहे हैं आपको इस काइनेटिक एनर्जी वाले, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। बट रिएक्शन कब होगा, जब ये काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करेगी या उससे इक्वल होगी। तो यहां पे कहीं हम एक्टिवेशन एनर्जी को मार्क कर देंगे, ये आपका लेट से एक्टिवेशन एनर्जी है, समझना है, पहले पहले समझ लो उधर, फिर बाद में लिखना। ये समझ लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी है। तो कितने मॉलिक्यूल क्रॉस कर पा रहे हैं इस एनर्जी को, है ना, यहां से देखो, इन सब मॉलिक्यूल की ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो इस एनर्जी को क्रॉस कर पाए। ये भी कर रहे हैं, ये तो इनकी इनफैक्ट एनर्जी ये से ज्यादा है, तो ये सब कर पाएंगे रिएक्शन। ये है टेम्परेचर लेट से टी पर, ठीक है। अब जैसे ही हमने टेम्परेचर को टी 10 डिग्री से बढ़ाया, जो अपने ऊपर लाइन लिखी हुई है, टेम्परेचर को 10 डिग्री पर बढ़ाने पे क्या होगा, यही सेम ग्राफ वापस से एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे हम। और अब क्या होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ये ग्राफ था टी डिग्री पर और ये ग्राफ है T+10। दोनों देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है, अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द एनर्जी ये हैव इंक्रीज्ड, इतने से बढ़ गए हैं, दिख रहा है आपको, इतने से बढ़े हैं ना। पहले इतने मॉलिक्यूल ही थे, पहले इतने ही मॉलिक्यूल थे जो ये क्रॉस कर पा रहे थे, बट टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाने से ये मॉलिक्यूल्स के काउंट बढ़ गया जिनका एनर्जी ई से ज्यादा है, तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया ना। समझ पा रहे हैं ग्राफ, है ना। तो ये ग्राफ किसके किसके बीच में बना हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल वर्सेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ई से ज्यादा हो गई। रिएक्शन ये लोग नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं क्या, जिनकी एनर्जी ई से कम है ये लोग तो कर ही नहीं पाएंगे रिएक्शन। कौन कर पाएगा, इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये चीज बढ़ गई ना, आपका इंक्रीज हुआ है ना। यही वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है पूरे डायग्राम में, पूरे ग्राफ में। मैं क्लियर, तो आप एक ही ग्राफ में दोनों बनाना। आपके बुक में 2 ग्राफ दिए हुए हैं ऐसे ऊपर नीचे, एक सिंगल दिया है, फिर इसी को वापस करके इसी में T+10 बनाया, तो अपन एक ही में तीनों दोनों बना लेते हैं। तो एक ग्राफ रहेगा आपका टी वाला और दूसरा ग्राफ रहेगा T+10 वाला, ठीक है। मैं इसमें से जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है वो हटा देता हूं पहले, फिर आप लोग इसको ड्रॉ करिएगा। यहां भी देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसका ई से ज्यादा एनर्जी नहीं है, समझ रहे हैं। हाँ, पीक अगर यहां पहुंचता ना तो बहुत सारे मॉलिक्यूल रिएक्ट कर पाते, क्योंकि एनर्जी ई से ज्यादा हो जाती। इसको स्मॉल ए लिखना ना, मैं कैपिटल ए लिख दिया। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच का ये ग्राफ है। ठीक है, तो इतना था ये चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में ना इसके क्वेश्चन आंसर जो बच गए हैं एनसीईआरटी, वो अपन कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। मेरे ख्याल से 8-10 क्वेश्चन बचे होंगे, बीच बीच के तो हमने कर लिए थे। हो गया, ये ग्राफ बना लिया क्या, एक आध क्वेश्चन ट्राई करके आना एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 28, मैंने लास्ट क्लास में भी कुछ होमवर्क दिया था क्या, नहीं, अच्छा वो 2 एग्जाम्पल थे बस, है ना। क्वेश्चन नंबर, मैं मैसेज करूंगा। क्वेश्चन नंबर 28 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 28 बनाएंगे। एक बार पढ़ भी लो, निकालो क्वेश्चन नंबर 28। रखेंगे बुक, नहीं लाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 3.28 होगा, देखा क्या।
क्वेश्चन पढ़ना एक बार, क्या बोल रहा है? द डिकम्पोजिशन, था बीच में रख ले, हाँ चिंते, द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट्स, आपका रिएक्टेंट है ए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है और प्रोडक्ट बन रहे हैं, हैज अ वैल्यू ऑफ के, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3 पर सेकेंड एट 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 283 केल्विन। 10 डिग्री है ना, 273 ऐड करेंगे तो 283 केल्विन होगा। ओके, एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA इज 60 किलोजूल पर मोल। एट व्हाट टेम्परेचर वुड K बी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4? तो ये भी तो हमारे उस इक्वेशन जैसे ही है ना, K1 दिया है, T1 दिया है, T2 दिया है, EA दिया है, K2 निकालना है। समझ रहे क्या? जो आज हमने रिवाइज किया ना कि लास्ट क्लास में हमने ये इक्वेशंस पढ़े थे, इससे बन जाएगा ये क्वेश्चन। आपको K1 दिया है, T1 दिया है 10 डिग्री, EA दिया है एक्टिवेशन एनर्जी, एंड K2 भी दिया है। किस टेम्परेचर पे K1 की वैल्यू बढ़ के K2 हो जाएगी, ये पूछा है। यानी कि आपको निकालना क्या है? T2 इज द अननोन। इक्वेशन यही यूज होगा। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 28 ट्राई करेंगे। आर की वैल्यू आप लोग 8.314 ही लेना। आपने क्वेश्चन अगर दो एग्जांपल देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि आर का वैल्यू क्या लेना है। दोनों एग्जांपल में 8 जूल पर केल्विन पर मोल लिया होगा। ठीक है, इसमें भी यही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 बनाएंगे अपने से, है ना? और 26 भी देखो तो 26 इजी है। 26 भी, the decomposition of a hydrocarbon follows the equation K is equals to 4.5 into 10 to the power 11 per second e to the power minus 28,000 K by T। देखा, ये कौन सा इक्वेशन है? एरिनियस इक्वेशन। आपको अपने एरिनियस इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है और ये निकालना है, इसको ट्राई करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, 26 28 ट्राई करना। बाकी जो बच गए उसको अपन क्लास में एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बस क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं। कल पढ़ के आना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऐसी बिना पढ़े मत आ जाना। मीडियम